जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर बाल विकास के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बाल विकास जो कि हमारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एक अहम पार्ट है, जो कि 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बारे में आज पढ़ाई करेंगे, जिसकी आज पहली क्लास होगी आज हमारी। तो बाल विकास शब्द आया कहाँ से, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई? क्योंकि बाल विकास पहले से कोई ऐसा विषय नहीं था। इसको अलग किया गया था, दर्शन शास्त्र में से बाहर निकाला गया था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें से बाल विकास को बाहर निकाला गया था दोस्तों। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, निरंतर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और क्योंकि सभी तक इस माध्यम से पढ़ाई का जरिया हो सके। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो हम लोग यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी मैंने आपको एक शब्द का नाम बताया, दर्शन शास्त्र। देखिए दोस्तों, दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और दर्शन शास्त्र में से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग किया गया, जिसको अलग किया था विलियम जेम्स के द्वारा इसको अलग किया गया था दोस्तों। अब देखिए, दर्शन शास्त्र में 14 प्रकार की शाखाएं होती हैं मनोविज्ञान की। 14 प्रकार की शाखाएं होती हैं मनोविज्ञान की, जिसमें अलग अलग पशु मनोविज्ञान होता है, कौन मनोविज्ञान होता है, किशोरावस्था का मनोविज्ञान होता है, परिपक्वता का मनोविज्ञान होता है। उसी में से एक मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको विलियम जेम्स के द्वारा पृथक किया गया या अलग किया गया दोस्तों। अब देखिए, ये अलग तो किया गया, लेकिन इसके पहले एक तथ्य का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। देखिए, ये प्रश्न कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्तों। इसका हमारा जवाब होगा, ये जो किया गया था 1590 में किया गया था, और ये किया गया था रुडोल्फ गायकली के द्वारा। देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गायकली के द्वारा किया गया। जब इस शब्द का प्रयोग किया गया, उस शब्द का प्रयोग करने के बाद फिर शिक्षा मनोविज्ञान को बाहर निकाला, और बाहर निकालने का काम किसने किया दोस्तों? विलियम जेम्स ने किया दोस्तों। अब देखिए, दर्शन शास्त्र में से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग किया गया और विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब क्या रहेगा? विलियम जेम्स को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपके लिए अगर कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, आपके लिए प्रश्न आया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अगर उसमें विलियम जेम्स है तो विलियम जेम्स ही रहेगा, अगर अरस्तु है तो अरस्तु रहेगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो आप विलियम जेम्स को ही टिक करेंगे दोस्तों। क्योंकि दर्शन शास्त्र में से अलग किया गया है शिक्षा मनोविज्ञान, और किसके द्वारा किया गया है, इसीलिए उसको जनक कहा जाता है। इसलिए जनक कौन हुआ इसका? विलियम जेम्स हुए इसके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब यह अलग किया गया दोस्तों, अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द यहाँ से अलग हो गया। अलग होने के बाद उसकी पुष्टि करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए यहाँ पर सन 1879 में विलियम वुंड के द्वारा सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किया गया। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम जो प्रायोगिक अध्ययन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था विलियम वुंड के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? सन 1879 में किया गया था। अब सवाल पैदा होता है कि ये अध्ययन कहाँ किया गया था, कहाँ के निवासी हैं? तो हम बताना चाहेंगे, ये जो अध्ययन किया गया था, ये अध्ययन किया गया था हमारा
यह वैज्ञानिक जर्मनी में किया गया था और जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग नाम का, वहां पर इसका अध्ययन किया गया। और लिपजिंग में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यहाँ पर विलियम वुंड के द्वारा अध्ययन किया गया था, सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सवाल यहाँ पे क्लियर होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो 1590 में रुडोल्फ गायकली के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अध्ययन कर लिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान बाहर आ गया। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या था, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें अगर बोला जाए तो इसमें एक शब्द है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी के वर्ड में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए साइकोलॉजी, देखिए दोस्तों इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है मनोविज्ञान। इसमें से साइकोलॉजी शब्द जो लिया गया, ये लिया गया है साइकी प्लस लोगस। ये अपने आप में एक लैटिन वर्ड है और लोगस जो है एक ग्रीक वर्ड है। देखिए दोस्तों, साइकी के लिए सोल भी कहा जाता है और लोगस, इसके लिए लॉजी शब्द दिया गया है। लॉजी, जब आप कोई भी विषय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर आप जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना। इसी प्रकार होता है लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। और जिस विषय के बाद ये लग जाता है उसके लिए बाद में विज्ञान भी कहने लगते हैं, इसलिए अध्ययन और विज्ञान दोनों इसको कह सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सोल का मतलब होता है दोस्तों आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और इसका क्या है? विज्ञान। इससे एक बात तो समझ में आती है कि जब मनोविज्ञान को बाहर निकाला गया तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया गया। क्या अध्ययन किया गया? आत्मा के विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया गया दोस्तों। तो हमें यहाँ पर बताना चाहेंगे कि क्या इसका क्रम है, मनोविज्ञान का क्रम क्या है, इस क्रम के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे आया हमारा आत्मा का विज्ञान, यहाँ पे आया दोस्तों हमारा क्या? आत्मा का विज्ञान, जो कि सर्वप्रथम बाहर निकल के आया था। इसमें जब किसी भी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना होता है, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में अध्ययन करना होता है, उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना होता है, तो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के आधार पर उसका अध्ययन किया गया। लेकिन दोस्तों उसके द्वारा पुष्टि नहीं की गई। देखिए आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति का हम अध्ययन नहीं कर सकते, सर्वांगीण विकास का अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए इस बात को नकार दिया गया। और इस बात को यहाँ पुष्टि ना होने की वजह से फिर यहाँ पर आता है दोस्तों मस्तिष्क का विज्ञान। फिर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? मस्तिष्क का विज्ञान आता है। और मस्तिष्क का विज्ञान जब यहाँ आता है दोस्तों, तो मस्तिष्क का विज्ञान भी वही सेम कि मस्तिष्क के आधार पर हम किसी व्यक्ति का या सर्वांगीण विकास का अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए मस्तिष्क के विज्ञान को भी यहाँ पर नकार दिया गया। इसके बाद यहाँ आता है दोस्तों चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यहाँ आता है दोस्तों, और चेतना के विज्ञान में भी यही हुआ कि किसी की चेतना के बारे में अध्ययन करके हम नहीं जान सकते कि किस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। और इसी के बाद जो हमारा एक अध्ययन आता है वो आता है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जो आता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि आज हम और आप जो मनोविज्ञान और जो बाल विकास के बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो व्यवहार के विज्ञान के आधार पर है, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखिए आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, मस्तिष्क विज्ञान को भी नकार दिया गया, चेतना के विज्ञान की पुष्टि ना हुई, इस वजह से इसके आधार को यहाँ नहीं बनाया गया। बाद में यहाँ आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के द्वारा हम किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जान सकते हैं, उसकी एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं कि उस बालक के अंदर जो विकास हो रहा है वह किस तरीके का व्यवहार कर रहा है,
उस व्यवहार के आधार पर हम उस व्यक्ति की परख कर सकते हैं कि वह व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसके व्यवहार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि आज हम और आप जो पढ़ाई करते हैं वह बाल विकास की जो अध्ययन करते हैं वह हमारा व्यवहार के विज्ञान पर आधारित रहता है दोस्तों। अब देखिए, अब जब यहाँ पर आता है व्यवहार का विज्ञान, जब आता है दोस्तों, इसी के आधार पर एक बात कही गई है दोस्तों। क्या कही गई है कि 20वीं सदी जो होगा वह बालकों का काल होगा। वह कौन सा काल होगा, बालकों का काल होगा। यह बात किसके द्वारा कही गई है दोस्तों, यह बात कही गई है दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार यह बात कही गई है, जो कई बार आपसे पेपर में ज्यों की त्यों आपसे पूछी जाती है कि 20वीं सदी का जो काल होगा वह बालकों का काल होगा। यह बात किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है, तो हमारा उसका जवाब क्या रहेगा, वो हमारा जवाब रहेगा दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार कही गई है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आगे का रहेगा इसमें, देखिए अब इसमें हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जब इस विज्ञान के बारे में यहाँ पे जानकारी आ गई, अब यहाँ पे सबसे पहले व्यवहार के विज्ञान में से सबसे पहले यहाँ पे बाहर निकल के आया बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के आधार पर, क्योंकि हमारा जो अध्ययन है वो हमारा अध्ययन है बाल विकास, बालकों के बारे में अध्ययन करना, इसीलिए मनोविज्ञान में से बाल मनोविज्ञान को बाहर निकाला गया दोस्तों। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था वर्क महोदय के अनुसार किया गया था दोस्तों। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम शब्द का जो प्रयोग किया गया था, बाल मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो किया गया था वर्क महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, देखिए ये दोनों बातें एक ही हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास ये एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। कहां तक का अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा किया जाता है बाल गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हमारे द्वारा इसमें बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, ये हमने यहाँ पे पुष्टि हमारे द्वारा कर दी गई है। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे कि बाल विकास शब्द, सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया गया वो किया गया वर्क महोदय के द्वारा, वर्क महोदय के द्वारा। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद यहाँ पर अगले वैज्ञानिक का नाम आता है दोस्तों पेस्टोलॉजी। इन्होंने 17वीं सदी में अपने ही पुत्र पर, जिसकी उम्र थी 3.5 वर्ष के स्वयं के पुत्र पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। सर्वप्रथम क्या किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था विलियम वुंट ने सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किया था दोस्तों। क्या किया था, सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किया था। प्रायोगिक अध्ययन वो होता है जो किसी प्रयोगशाला या लैब में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, जो किसके द्वारा किया गया था, विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। लेकिन बाल मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वह किया गया था वर्ग महोदय के अनुसार। और यहाँ पर
पेस्टोलॉजी के द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। मतलब ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया था। ठीक है, और किसके ऊपर किया था? अपने स्वयं के पुत्र पर किया था, जिसकी उम्र थी क्या? 3.5 वर्ष। जब उन्होंने उस पर अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया, तब एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के माध्यम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी नाम की पुस्तक में उन्होंने बाल विकास के बारे में वर्णन किया हुआ है कि बाल विकास अगर जो होता है किस तरीके का होता है, किस तरीके से बालकों के अंदर विकास होता है, उसके बारे में अध्ययन किया और इस पूरा को पूरा उन्होंने बेबी बायोग्राफी नाम की पुस्तक में यहाँ पर पूरा लिख दिया दोस्तों। अब देखिए, पुस्तक तो यहाँ लिखी गई, लेकिन पुस्तक यहाँ पर व्यवस्थित नहीं थी। पुस्तक यहाँ पर व्यवस्थित नहीं थी, कोई भी अवस्था कहीं की अवस्था कहीं पर थी। लेकिन इस व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक का और आना होता है, स्टैनली हॉल। फिर यहाँ पे एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है स्टैनली हॉल। इन्होंने क्या किया? बाल विकास को क्रमबद्ध एवं प्रश्नावली के रूप में लिखा। प्रश्नावली के रूप में व्यवस्थित किया। देखिए, इन्होंने बाल विकास को क्रमबद्ध एवं प्रश्नावली के रूप में व्यवस्थित किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इसीलिए इन्हें कहा जाता है बाल विकास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल विकास का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बाल विकास का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाल विकास के बारे में कुछ परिचय हो गया कि बाल मनोविज्ञान शब्द किसे कहते हैं? गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है, बालकों के व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो अध्ययन है वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का है, इसीलिए हम उसको बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, ये किया गया वर्ग महोदय के द्वारा। फिर यहाँ पे अगले वैज्ञानिक का नाम आता है पेस्टोलॉजी। इन्होंने 17वीं सदी में, यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में इन्होंने अपने स्वयं के पुत्र पर, जिसकी उम्र थी 3.5 वर्ष की, 3.5 वर्ष के स्वयं के पुत्र के ऊपर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी पुस्तक में उन्होंने बाल विकास के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी दी कि बालकों के बारे में जो अध्ययन किया, उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, उनके सर्वांगीण विकास के बारे में अध्ययन किया कि बालकों के अंदर कौन कौन से विकास होते हैं, सामाजिक विकास होते हैं, भौतिक विकास होते हैं, भाषाई विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं, शारीरिक विकास होते हैं। इस तरीके से उन्होंने सर्वांगीण विकास के बारे में यहाँ जानकारी लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी पुस्तक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखने का काम किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाल विकास का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसी के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग मनोविज्ञान के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन कहे हैं, जैसे कि एक कथन कहा हुआ है क्रो एंड क्रो महोदय ने। कई बार ये पेपर में ज्यों का त्यों पूछा जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने एक बात कही है कि 20वीं सदी जो है वो बालकों का काल होगा। बस इतना ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, 20वीं सदी बालकों का काल होगा। प्रश्न आपसे दो बनते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसे किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? यह कथन कहा गया है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, इसी के बाद एक दूसरी कथन और आता है हरलाक महोदय के द्वारा। हरलाक महोदय के द्वारा भी ये कथन कहा गया है, लेकिन अलग अलग कथन है, अलग अलग कथन हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। और जो भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा महत्वपूर्ण जो कथन कहे हुए हैं, उन कथन को हम एक PDF के माध्यम से
आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, उसमें से आप मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है वह आपको उसमें दे दिए जाएंगे। आप उसमें से पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड करके उसमें देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर होंगे उसको पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाता है बाल विकास के बारे में परिचय। अब हम जानेंगे कि बाल विकास, बालकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बालकों में वृद्धि भी होती है और बालकों में विकास भी होता है दोस्तों। बालकों में वृद्धि भी होती है और बालकों में विकास भी होता है। तो हम जानेंगे कि बालकों में किस तरीके से विकास होता है और किस तरीके से उनके अंदर वृद्धि होती है। सबसे पहले अगर एक परिभाषा होती है तो मोटे तौर पे अगर आपसे परिभाषा कहा जाए कि बाल विकास की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या होगी? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवधि में बालकों के व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, बाल विकास में कुछ वृद्धियां भी होती हैं, इसको वृद्धि भी कह सकते हैं या इसको अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, या इसको अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। और इसी को अब इसमें बालकों के अंदर होता है एक विकास। क्या होता है दोस्तों? एक विकास होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बालकों के अंदर वृद्धि किस तरीके से होती है और बालकों के अंदर जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले आपको 3 बातें जो आपको बतानी है, जो पेपर में आपसे ज्यों की त्यों आपसे पूछी जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपसे पूछा जाता है कि बालकों का सुधार ग्रह। सबसे पहला जो पूछा जाता है बालकों का सुधार ग्रह। दूसरा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन। सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन। और फिर होता है भारत में बाल विकास अध्ययन आंदोलन। बाल विकास अध्ययन आंदोलन। देखिए, बाल विकास शब्द की जब पुष्टि कर दी गई थी तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आंदोलन चलाए गए थे। जिन आंदोलनों के माध्यम से हर एक देश में प्रत्येक कोने कोने में यह बताया गया था कि बालकों के बारे में किस तरीके से बालकों का व्यवहार होता है, किस तरीके से बालकों का आचरण होता है, उनके द्वारा उनको विस्तार से बताने के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे। सबसे पहला तो बात करेंगे सुधार ग्रह की। बालकों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं लेकिन बालकों के द्वारा भी कुछ गलतियां होती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए उनके लिए एक सुधार गृह बनाया गया, ठीक है दोस्तों। जो बनाया गया था दोस्तों सन 1887 में, जो बनाया गया था दोस्तों सन 1887 में, और ये बनाया गया था दोस्तों अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो सर्वप्रथम बाल विकास जो हमारा आंदोलन है दोस्तों वो हमारा किया गया था सन 1893 में। सन 1893 में सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह जो किया गया था यह भी अमेरिका में प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम, और ये किया गया था विलियम यहाँ पे वाटसन के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? वाटसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम बाल विकास आंदोलन, बाल विकास अध्ययन के प्रोत्साहित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जो चलाया गया था सन 1893 में, अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वाटसन के द्वारा चलाया गया था। तीसरी बात पूछी जाती है कि भारत में, देखो अमेरिका में जो प्रारंभ हुआ, जो हमारा बाल विकास आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हमारा अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अमेरिका से प्रारंभ होने के बाद फिर वो भारत आया। तो सर्वप्रथम भारत में कब प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा किया गया और कहां से प्रारंभ हुआ? तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम जो आया था वो आया था दोस्तों सन 1930 में। सन 1930 में हमारे यहाँ भारत में प्रारंभ हुआ। और कहां से प्रारंभ हुआ दोस्तों? यह हुआ था हमारा कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। और अगर बोला जाए तो गिजू भाई का नाम सभी ने सुना होगा, तो यह गिजू भाई के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ये हमारा एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। बाल सुधार गृह सन 1887 में अमेरिका से
सर्वप्रथम बाल सुधार आंदोलन अमेरिका में प्रारंभ हुआ, वाटसन के द्वारा किया गया और 1893 में। इसका श्रेय वाटसन के साथ स्टैनली हॉल को भी जाता है, स्टैनली हॉल को भी जाता है। देखिए दोस्तों, कई पुस्तकों में स्टैनली हॉल लिखा रहता है, कई किताबों में वाटसन लिखा रहता है दोस्तों। इसके बाद हमारा भारत में बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ, यह हुआ सन 1930 में और यह प्रारंभ हुआ था कलकत्ता से और बिजू भाई के द्वारा लाया गया था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम जानना चाह रहे थे कि वृद्धि और विकास, हम जानना चाह रहे थे वृद्धि और विकास। अब देखिए दोस्तों, अगर वृद्धि कहा जाए, वृद्धि कैसे होती है, बालकों के अंदर जो वृद्धि होती है दोस्तों, वृद्धि का मतलब क्या है? अगर आम भाषा में बोला जाए तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। क्या मतलब होता है वृद्धि का? बढ़ना। इसको कह सकते हैं बढ़ोतरी। विकास को क्या कह सकते हैं? कार्य क्षमता। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कार्य क्षमता। देखिए, किसी भी बालक में वृद्धि हो रही है, किसी भी बालक का, जैसे बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ तब बालक छोटा सा रहता है, जब बालक बढ़ता है तो उसका विकास कैसा होता है? सर्वांगीण होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसका मतलब क्या है? बालक बढ़ रहा है, लेकिन उसका विकास होना, बालक के हाथ पैर की वृद्धि तो हो गई, लेकिन उनके अंदर परिपक्वता नहीं है, उसके अंदर कार्य क्षमता नहीं है, लेकिन उसके अंदर कार्य क्षमता का बढ़ना एवं उसके अंगों में परिपक्वता का आना, क्या आना? परिपक्वता का आना कहलाता है विकास। क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। अब देखिए, इसका एक अगला अंतर होता है, यह मात्रात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों? यह मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो होती है एक मात्रात्मक होती है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे अभी। विकास जो होता है यह मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है प्लस गुणात्मक भी होता है दोस्तों। कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है दोस्तों। विकास जो होता है बालकों में वह मात्रात्मक तो होता ही है, मात्रात्मक के साथ साथ वह गुणात्मक भी होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा जो आएगा इसमें, मात्रात्मक के साथ इसमें कोशिकाओं में, कोशिकाओं में वृद्धि। देखिए, बालक जब बड़ा होता है, जब बालक का जन्म होता है तब बालक छोटा सा होता है, जब उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है तब बालक के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। और यहां पर उस बात को क्या कहा जाएगा? कोशिकाओं में, कोशिकाओं में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता एवं परिपक्वता आना, परिपक्वता आना। ठीक है दोस्तों। देखिए, हाथ पैर की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन विकास कब होगा? जब उनके अंदर मजबूती आएगी, तभी कोई कार्य कर पाएगा कोई बालक। ठीक है। अगला हमारा क्या होगा? यह विकास शारीरिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? शारीरिक विकास होता है। वृद्धि जो होती है वह शारीरिक पक्ष में होती है, और यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पर शारीरिक भी होती है, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, भाषाई भी होता है, सामाजिक भी होता है और नैतिक भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यहाँ पे एक भाषा और बोल सकते हैं कि यह एकांकी पक्ष में होता है। देखिए, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों में आपसे पेपर में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, जो कि हम लोग को क्या लगता है? कोई नया लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बात एक ही है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं? एकांगी पक्ष होता है। क्योंकि देखिए, शारीरिक पक्ष सिर्फ एक ही पक्ष में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है? एकांगी पक्ष में वृद्धि हो रही है। इसके लिए बोल सकते हैं हम बहुपक्षीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? बहुपक्षीय वृद्धि होती है, बहुपक्षीय होता है। विकास कैसा होता है? बहुपक्षीय होता है दोस्तों। अब देखिए, वृद्धि जो होती है
वह लंबाई में भी होती है, चौड़ाई में भी होती है और भार में भी वृद्धि होती है। देखिए कोई भी बालक है, अगर वह छोटा है, जब उसके अंदर वृद्धि होगी तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी, उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और उसके वजन में भी वृद्धि होगी। हम बोल सकते हैं कि बालक जब बड़ा होता है तो हम बोल सकते हैं कि बालक की हाइट कितनी है। बालक की हाइट 5 फीट है। बालक का वजन कितना है? 70 किलो है। बालक की चौड़ाई कितनी है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या कहा गया है? संख्यात्मक। क्या कहा गया है? संख्यात्मक। और इसी का नाम क्या है? मात्रात्मक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। इसके गुणों में भी वृद्धि होती है, इसके गुणों में वृद्धि होती है। विकास में क्या होता है? गुणों में वृद्धि होती है। अब देखिए अगला अंतर क्या है। अगला अंतर इसमें ये रहेगा, इसको मापा या तौला जा सकता है। मापा या तौला जा सकता है। वृद्धि के लिए मापा या तौला जा सकता है। अपनी भाषा में बोले तो मापन कर सकते हैं। लेकिन विकास में क्या हो सकता है? इसका मापन या तौलन नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या? बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। किसी भी चीज का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और विकास का मतलब क्या है? कार्य क्षमता एवं परिपक्वता। ठीक है। देखिए कोई भी बालक छोटा है, बालक छोटा है तो उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। बालक धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। उसके हाथ पैर की लंबाई बढ़ रही है, उसके पैर की लंबाई बढ़ रही है, उसके हाथ की लंबाई बढ़ रही है, उसका पूरा शरीर की में वृद्धि हो रही है। तो वो क्या है? उसके अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पे बात आती है कार्य क्षमता। देखिए कोई बालक है, बालक के अंदर शारीरिक रूप से वृद्धि तो हो गई, बालक के अंदर शारीरिक रूप से वृद्धि तो हो गई। अब उसके अंदर अब क्या आना है? अब उसके अंदर परिपक्वता आना है। बालक का हाथ की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन उसको वजन उठाने के लिए उसमें मजबूती का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर परिपक्वता का होना जरूरी है। तो वो क्या है? उसके अंदर फिर विकास होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर धीरे धीरे क्या आ रहा है? विकास आ रहा है। इसलिए विकास में क्या आना है? कार्य क्षमता एवं परिपक्वता का आना। दूसरा हमारा क्या है? मात्रात्मक होता है। देखिए बालक के अंदर जो वृद्धि हो रही है वह मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। उसका मापन संख्या में होता है। जैसे बालक की लंबाई है 5 फीट हो गई, तो देखिए 5 फीट क्या है? एक संख्यात्मक मान है, एक मात्रा है। एक दूसरी बात क्या बोल सकते हैं कि बालक के वजन जो है 40 किलो का वजन है, तो वो क्या है? उसकी संख्या है, उसकी मात्रा है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यह मात्रात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या है? मात्रात्मक तो होती है, साथ में गुणों में भी वृद्धि होती है। देखिए बालक के अंदर कुछ गुण होते हैं, जो गुण उसके अंदर आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे संख्यात्मक मान तो होगा, उसके साथ उसके गुणों में भी वृद्धि होगी, उसके व्यवहार में वृद्धि होगी, उसके सामाजिक गुणों में वृद्धि होगी, वह भाषा के गुणों में वृद्धि होगी। कई तरीकों की भाषाओं के बारे में ज्ञान करेगा। तो वो क्या है? उसके बालक के गुण होते हैं दोस्तों। अगला हमारा आता है क्या? कोशिकाओं में वृद्धि। तीसरा क्या है? कोशिकाओं में कार्य क्षमता परिपक्वता का आना। ये क्वेश्चन के प्रकार है, इस तरीके से भाषा का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तीसरी बात क्या है? वृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष में होती है। देखिए कभी भी आपने देखा होगा वृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष में होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि दिमाग का जो स्तर होता है, बुद्धि लब्धि जो होती है वो एक उसकी उसकी वृद्धि होती जाती है, जिन्हें उसका विकास होता है। उसका क्या होता है? विकास होता है। तो वृद्धि हमेशा शारीरिक रूप से होती है, शरीर में उसकी वृद्धि होती है, उसके अंगों का बढ़ना। ठीक है दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है? शारीरिक पक्ष में। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष में होती है, और एक ही पक्ष में होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? एकांकी पक्ष में होती है। इसकी क्या होती है? शारीरिक पक्ष में भी होता है, मानसिक पक्ष में भी होता है। उसका दिमाग का स्तर ही बढ़ता है, मस्तिष्क का लेवल ही बढ़ता है, कई प्रकार की भाषाओं के बारे में ज्ञान करता है, सामाजिकता के बारे में देखता है, कई लोगों के साथ उठता है बैठता है, परिवार विद्यालय जाता है तो उसके अंदर सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, नैतिकता का भी विकास होता है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर सही गलत का फैसला करने की क्षमता होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका विकास बहुपक्षीय होता है। क्या कह सकते हैं? इसका जो विकास होता है वह बहुपक्षीय होता है। कैसा होता है दोस्तों?
बहुपक्षीय होता है। अब देखिए, बालक के अंदर वृद्धि में लंबाई, चौड़ाई और वृद्धि में होती है। इसके अंदर क्या होता है, गुणों में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, इसको मापा या तौला जा सकता है, इसको महसूस किया जाता है दोस्तों। अब हम आगे का करेंगे। अब देखिए, अगली बात हमारी क्या होती है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के लिए होती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वृद्धि हो रही है तो होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के लिए होती है। कैसी होती है दोस्तों, निश्चित समय तक होती है। वृद्धि बालकों में निश्चित समय तक होती है और विकास जो होता है यह जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है दोस्तों, जीवन पर्यंत होता है। बोल सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। देखिए, निश्चित समय तक का होना मतलब क्या है, देखिए आपने देखा होगा बालकों जब छोटे होते हैं तो बालक जब तक 5 या 6 फीट के हो जाते हैं तब तक तो बालक के अंदर वृद्धि होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि का स्तर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। वृद्धि का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वृद्धि कम होने लगती है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, वृद्धि निश्चित समय तक होती है। लेकिन उसके अंदर जो विकास होता है, उसके अंदर भाषा का विकास है। कोई भी बालक है, अब वह बालक अपने भाषा के बारे में जानकारी लेता है, तो देखिए विकास, भाषा के बारे में विकास होना तो वो तो निरंतर चलता रहेगा। आज वह उर्दू के बारे में जानता है, कल आगामी समय वह अंग्रेजी के बारे में जानेगा, फिर संस्कृत के बारे में जानेगा। इस तरीके से क्या होता है, उसका विकास निरंतर बढ़ता जाता है। वह विकास उसका मानसिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, भाषाई रूप से भी होता है और नैतिक रूप से भी होता है और सामाजिक रूप से भी होता है। इसका सभी पक्षों में क्या होता रहता है, विकास उसका निरंतर बढ़ता जाता है। और कब तक होता है, जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक यह विकास होता रहता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए अगली बात इसमें क्या होती है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि संकीर्ण होती है। देखिए, ये प्रश्न कई बार मैंने देखा है, यूपी टेट में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और सीटीईटी में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वृद्धि होती है संकीर्ण, व्यापक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, संकीर्ण होती है। संकीर्ण का मतलब होता है सकरा, सकरा मतलब होता है छूटेगा, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, संकीर्ण कहा जाता है। और विकास जो होता है वह व्यापक होता है। कैसा होता है दोस्तों, विकास जो होता है वह व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है विस्तार। इन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था कि बात तो एक ही है लेकिन उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास होता है, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक पक्ष में वृद्धि होती है। तो वही तो है, शारीरिक मतलब छोटे स्तर में, इसलिए उसको संकीर्ण नाम दिया गया। और विकास में क्या है, व्यापक मतलब विस्तार से। इसका मतलब क्या है, उसके शारीरिक में भी वृद्धि हो रही है, मानसिक में भी वृद्धि हो रही है, भाषा में भी हो रही है, सामाजिकता में हो रही, नैतिकता से भी उसकी वृद्धि हो रही है। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, व्यापक, मतलब विस्तार रूप से इसकी वृद्धि होती है। अगला हमारा क्या आएगा दोस्तों, देखिए निश्चित समय तक होती है, वृद्धि संकीर्ण होती है। अब इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि जो होती है यह बाह्य स्वरूप में होती है। वृद्धि बाह्य स्वरूप में होती है, मतलब बालक के अंदर जो भी वृद्धि होगी, बालक के अंदर जो भी वृद्धि होगी वो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता कि बालक के अंदर कोई भी चीज की वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि होती रही है और हमें उसको दिखाई ना दे। बालक के अंदर कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो बालक हमें धीरे धीरे बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, बालक के हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, बालक की लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, वृद्धि कैसी होती है, बाह्य स्वरूप में होती है। अगर यहाँ पे कहा जाए विकास जो होता है यह बाह्य बाह्य एवं आंतरिक, आंतरिक दोनों में होता है। क्यों होता है, आपने देखा होगा मस्तिष्क है, बालक के दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, बालक के मस्तिष्क का विस्तार हो रहा है। तो देखिए विस्तार हो रहा है बालक का, तो वो आंतरिक रूप से हो रहा है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसकी बुद्धि लाभ की क्षमता बढ़ रही है तो वो क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। वो तो सिर्फ उसकी आंतरिक स्वरूप के बारे में उसकी वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है आंतरिक रूप से।
ठीक है दोस्तों, बालक कई भाषाओं के बारे में जानता है, लेकिन जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक रूप से होता है, मतलब दिखाई नहीं देता और उसका विकास होता रहता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसको समझाने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम आपको बताते हैं। देखिए, यह डायग्राम है जो उसको बोल सकते हैं जन्म के समय। ये एक डायग्राम है जिसको हम बोल सकते हैं जन्म के समय। देखिए, बालक के अंदर जब जन्म के समय जो होता है तो उसके अंदर वृद्धि जो होती है वो तीव्र होती है। क्या होती है दोस्तों, वृद्धि कैसी होती है, बहुत तीव्र होती है। और इसका जो विकास होता है, विकास, ये इसका स्तर थोड़ा कम होता है। देखिए, बालक का जन्म होता है तो बालक का जन्म होता है तब वह किसी पक्ष में एकदम उसका विस्तार या विकास नहीं होता है, वह भाषा एकदम नहीं सीख पाता है, उसका विकास का स्तर उसका कम रहता है, लेकिन उसकी वृद्धि जो होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। उसकी लंबाई एकदम तेजी से बढ़ती है, उसका विकास एकदम तेजी से होता है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, उसके अंदर जो वृद्धि होती है वह तेज तेज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, किशोरावस्था। बालक जब किशोरावस्था पहुंचता है तब वहां पे उसका जो विकास होता है वह तेजी से होता है और वृद्धि जो होती है वह धीरे धीरे करके उसका स्तर कम होने लगता है। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो देखिए, जब बालक का जन्म होता है तब बालक की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर की होती है दोस्तों। बालक की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर की होती है। उसके अंदर विकास तो बहुत कम होता है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि बालक एकदम बहुत माइंडेड हो जाए, या बालक जन्म होता है और वो 2 महीने बाद उसके अंदर विकास ज्यादा हो जाए, वृद्धि कम हो, ऐसा नहीं होता। बालक का जन्म हुआ, उसके अंदर वृद्धि बहुत निरंतर बढ़ती रहती है, वृद्धि तेजी से होती है, विकास धीमी गति से होता है, विकास मंद गति से होता है। लेकिन जब बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है तब बालक की जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और वृद्धि जो होती है वो मंद गति से होती है। तो हम बोल सकते हैं, इसमें एक आंसर आपको यहीं पे होता है कि जन्म के समय वृद्धि तीव्र होती है, विकास मंद गति से होता है। और ये जो दोनों होते हैं, वृद्धि और विकास जो होते हैं, एक दूसरे के जो होते हैं वो पूरक होते हैं दोस्तों। एक बात का याद रखना, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तब इसमें आपका जवाब क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। क्योंकि अगर आपको बताना जाए, देखिए, कोई भी अगर विकास अगर होना है तो विकास होने के लिए सबसे पहले वृद्धि का होना जरूरी है। जब तक बालक के हाथ पैर में वृद्धि नहीं होगी तब तक उसके अंदर कार्य क्षमता या परिपक्वता नहीं आएगी। इसीलिए इस एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं दोस्तों, आश्रित होते हैं। इसलिए यह बात कही हुई है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं। एक बात का हम याद रखना, विपरीत नहीं होते हैं। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा वृद्धि और विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अंतर जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये कई बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें भेजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि यह सब हम आपके लिए है, घर बैठे हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर सकें, बस उसी के लिए एक अच्छी आपके लिए एक पहल है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि जो मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है, महत्वपूर्ण कथन, मैं उसको टाइप करके आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा। और ये समझ लीजिएगा दोस्तों, ये जो मनोवैज्ञानिक के जो कथन है, अगर आपको बाल विकास के बारे में पढ़ाई करना है तो आपके लिए 80, 90
वैज्ञानिकों के कथन पूरा का पूरा याद करना होगा। ये आपके लिए डेली का रूटीन है। ये समझ लीजिए कि ये आपकी एक पेपर की, एक आपकी परीक्षा की एक बीमारी है, जिसे 2 गोली सुबह खाना है और 2 गोली आपको शाम खाना है दोस्तों। तभी आप उस पेपर को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर पेपरों में देखा है कि ज्यादातर एग्जाम पेपरों में, बाल विकास के पेपर में कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई प्रकार के कथन पूछे जाते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उनके अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों के कथन होते हैं, उनके सन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मनोवैज्ञानिकों के कथन रोज पढ़िएगा, 2 सुबह पढ़िए, 2 शाम पढ़िए। धीरे धीरे करके 2 माह में आपके पूरी वैज्ञानिक आपको याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद कल हमारी वीडियो आगे चलेगी, उसमें हम पढ़ेंगे बालकों के कुछ अवस्थाएं होती हैं, उनका कुछ विकास क्रम होता है, अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। जय बागी दोस्तों।